हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पाठ है हिमालय की बेटियां। यह पाठ कक्षा 7 के लिए बसंत से लिया गया है और इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। पाठ का शीर्षक हिमालय की बेटियां। शायद आपको लगा होगा कोई हिमालय है, हिमालय नामक व्यक्ति है और उसकी बेटियों की ये कहानी है, लेकिन नहीं बच्चों, यह है हिमालय पर्वत और उससे जो नदियाँ निकल रही हैं उन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है। लेखक ने यहाँ पर हिमालय पर्वत और उससे निकलने वाली नदियों का मानवीकरण किया है। वह हिमालय की बेटियों की बात कर रहा है, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात कर रहा है। हिमालय पर्वत को यहाँ पिता और उससे निकलने वाली नदियों को उसकी बेटियां कहा गया है। तो अब आइए शुरू करते हैं यह पाठ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी शांत, गंभीर, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि उसने अभी तक नदियों को मैदानी क्षेत्र में देखा था और जब उसने मैदानी क्षेत्र में देखा था तो हाँ, वहाँ पर वो नदियाँ जो हैं बहुत ही उसको शांत, गंभीर और ऐसे लगता था कि वो अपने आप में खोई हुई हैं और वहाँ पर बिल्कुल शांत रूप से बह रही हैं। वो एक संभ्रांत महिला, सुसंस्कृत महिला, प्रतिष्ठित परिवार की महिला की भांति उसको नज़र आती हैं। वहाँ लगती हैं वो नदियाँ और तब लेखक के मन में उन नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव उमड़ उठते हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी, जिस तरह किसी बच्चे को अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी इनकी गोद में बैठकर जो सुख और आनंद प्रतीत मिलता है, वही सुख और आनंद लेखक को इन नदियों की जल की धारा में स्नान करने पर मिलता है। फिर लेखक कहता है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो लेखक जो है एक बार हिमालय पर्वत पर गए। जब वो हिमालय पर गए तो उन्हें वही शांत, गंभीर नदियों का एक दूसरा ही स्वरूप देखने को मिला और नदियों के इस रूप को देखकर वो हैरान रह गए। वो दूसरा रूप कुछ और ही था। पर्वत से जब नदियाँ निकलती हैं वो एक पतली धारा के रूप में, कभी झरने के रूप में, इस तरह से धरती की ओर आती हैं, इस तरह से मैदानी एरिया की ओर आती हैं, मैदानी क्षेत्र की ओर आती हैं। और जब ये पतली सी धारा पहाड़ों से निकलते हुए दुबली पतली गंगा, यमुना या सतलुज की धाराएं, नदियों की धाराएं जब ये मैदानों में आती हैं तो इनका स्वरूप जो है बहुत बदल जाता है। ये बहुत विशाल हो जाती हैं और इनका जो उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, ये सारी उत्साह जो है, उनका ये उल्लास जो है कहीं गायब हो जाता है जब ये मैदान में आती हैं। पहाड़ों में जब नदी होती है तो ये पत्थरों से अपने रास्ते बनाते हुए कभी इधर कभी उधर ऊपर से गिरते हुए ऐसे लगती है कि जैसे कोई बालिका हंसती है, खिलखिलाती है, उछलती है, कूदती है, इस तरह से खेलती है। तब उनका ऐसा स्वरूप होता है। ऐसा स्वरूप इसलिए होता है क्योंकि वो अपने
हिमालय जो उनका पिता है अपने पिता के घर में होती है। तो यहाँ पर लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब छोटी बच्चियाँ अपने पिता के घर में होती हैं तो वो खूब उछलना कूदना, खेलना कूदना, ये सब लगातार हंसते जाना, तो वो इस तरह के कार्य करती हैं, इस तरह के क्रियाकलाप करती हैं। इसी तरह जब ये नदियाँ हिमालय यानी कि अपने पिता के घर में होती हैं तो ये भी वहाँ पर उछलते कूदते खिलखिलाते झरनों के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन जब ये मैदान में आ जाती हैं, अर्थात जब ये अपनी ससुराल में आ जाती हैं, तो ये बिल्कुल शांत और गंभीर हो जाती हैं। जिस तरह जब कोई लड़की पिता के घर में बहुत चंचल होती है, लेकिन जब वो अपनी ससुराल में आती है तो बहुत ही शांत गंभीर हो जाती है, उसी तरह ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आकर बहुत ही शांत हो जाती हैं। तब इनका ये उछलना कूदना एकदम थम जाता है, एकदम रुक जाता है। तो लेखक कहता है, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और इतना विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कवि कहता है कि उसको इतना आश्चर्य और इतना कौतूहल तब भी नहीं होता जब वह किसी लड़की को देखता है या किसी कली को देखता है। किसी कली को, नाजुक कली को देखकर, जब फूलों पर आई हुई एक कली को देखकर उसका ध्यान अटक जाता है, या वह किसी हंसती खेलती लड़की को देखता है, तो इतना आश्चर्य, इतना विस्मय उसे तब नहीं होता जितना कि इन नदियों की बाल लीला देखकर उसको आश्चर्य होता है। कवि को पर्वतों पर इन नदियों की बाल लीला अर्थात इनकी चंचलता को देखकर अत्यधिक आश्चर्य होता है और वह कौतूहल से भर जाता है। वह और जानना चाहता है इनके बारे में। जिस तरह कोई छोटी लड़की जब अपने पिता के घर में होती है तो वह हंसती है, खिलखिलाती है, चंचलता दिखाती है, और जब वह बड़ी होकर अपनी ससुराल में जाती है तो शांत और गंभीर हो जाती है। उसी प्रकार ये नदियाँ जब हिमालय रूपी अपने पिता के घर में होती हैं तो बहुत चंचल होती हैं, लेकिन जब ये मैदानी इलाके में आती हैं, जब मैदान में आती हैं, तो ये शांत और गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो लेखक को इनका ऐसा रूप देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। अब अगला पैरा पढ़ रहे हैं हम। कहाँ ये भागी जा रही हैं? यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही रहा तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो लेखक कहता है कि ये जो नदियाँ ऐसे दौड़ी भागी जा रही हैं पर्वत से उतरकर, हिमालय जो इनका पिता है उसने इन्हें कितना प्रेम दिया, लेकिन उसका प्रेम भी इनके हृदय में नहीं समा पाया। उसके प्रेम से भी ये अतृप्त ही रह गई, वो उसके प्रेम से तृप्त नहीं हो पाई। तो किसका प्रेम, किसके प्रेम को पाने के लिए ये ऐसे हिमालय पर्वत से मैदानी इलाकों की ओर दौड़ी जा रही हैं? तो यहाँ पर लेखक फिर वही छोटी बच्ची को उदाहरण देते हुए कह रहा है कि जब कोई लड़की बचपन से अपने युवावस्था में प्रवेश करती है तो माता पिता के प्रेम के अलावा उसे दूसरे प्रेम की भी तलाश होती है। वह अपने प्रिय के प्रेम को भी पाना चाहती है, अपने प्रियतम के प्रेम को भी पाना चाहती है। उसी प्रकार जब ये नदियाँ अपने पिता के घर से नीचे की ओर चलती हैं, मैदानी इलाकों की ओर चलती हैं, तो लेखक कहते हैं कि वह क्या बात है जो इनको इतना बेचैन कर रखा है? वह कौन सा लक्ष्य है जिसको ये पाना चाहती हैं? और वह क्या कारण है कि अपने पिता हिमालय का प्रेम पाकर भी इनका मन तृप्त नहीं हो रहा है? और किसका प्रेम ये पाना चाहती हैं जिसके लिए ये चली जा रही हैं? कौन सा प्रेम है जो कि इन्हें तृप्त करेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं
तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। तो यहाँ पर लेखक फिर कहता है, जब ये नदियाँ अपनी बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती हैं तो अपनी बाल लीलाएं कहाँ कहाँ दिखाती हैं। बर्फ़ से जली नंगी पहाड़ियाँ, वो पहाड़ियाँ जिन पर लगातार बर्फ़बारी होती रहती है, बर्फ़ के कारण उन पर कुछ होता नहीं है, कुछ भी हरियाली नहीं होती है, तो उन पहाड़ियों पर छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों पर बंधुर अधिवत्यकाएँ, यानी कि पहाड़ के ऊपर जो समतल भाग है वहाँ पर सरसब्ज उपत्यकाएँ, अर्थात वो घाटियाँ जो बिल्कुल हरी भरी हैं, उन पर जो ये हैं अपनी लीला दिखाती हैं, अर्थात उनको पार करते हुए जा रही हैं। अर्थात अब ये बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही हैं। खेलते खेलते ये ज़रा दूर निकल जाती हैं। तब ये नदियाँ यहाँ से होते हुए देवदार, चीड़, सरो, चिनार इन जंगलों में पहुँच जाती हैं। जब ये यहाँ पहुँच जाती हैं तब जाकर शायद इन्हें अपने बचपन का याद आता होगा, अर्थात अपने पिता की याद आती होगी, अपने बचपन में जो इन्होंने अटखेलियाँ की हैं वो याद आती होंगी। जैसे जब किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो पिता अपने बेटी के लिए चिंतित रहता है, पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित रहता है कि ससुराल में पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। उसी तरह ये हिमालय पर्वत अपनी इन नटखट बेटियों के लिए चिंतित होता रहता होगा, याद करता रहता होगा। और जब कोई इनसे इनकी बेटियों के बारे में पूछता है तो उस विराट हिमालय के पास कोई भी जवाब नहीं होता, वह बस इनको ही याद करता रहता है। बच्चों, मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ, यहाँ पर हिमालय और नदियों का मानवीकरण किया गया है, अर्थात उन्हें हम मनुष्यों की तरह क्रियाकलाप करते हुए लेखक ने कल्पना की है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों बहुत ही बड़ी नदियां हैं, महान नदियां हैं। तो यहाँ पर लेखक ने इनके बारे में बताया है कि ये दोनों, जब हम इन दोनों महानदियों का नाम सुनते हैं तो अन्य नदियाँ रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, तो इन नदियों के जो नाम हैं, इन जो नदियाँ हैं, दूसरी नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर और दूसरी नदियाँ हिमालय की, सब हिमालय की ही बेटियाँ हैं, कोई छोटी बेटी है, कोई बड़ी बेटी है। तो अन्य नदियों के जो चित्र हैं वो हमारी आँखों के सामने घूमने लग जाते हैं, अर्थात वो भी हमें याद आने लग जाते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय के इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो दोनों महानदियाँ हैं, ये इनका अपने आप में स्वयं में कोई महत्व नहीं है। जब हिमालय पर्वत पर पड़ी हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस पिघलती हुई बर्फ़ के पानी की एक एक बूंद से इन नदियों का निर्माण होता है। तब ये नदियाँ बनती हैं। हिमालय पर्वत पर जब बर्फ़ पिघलती है तो उन पिघली हुई बर्फ़ से ही नदियों का निर्माण होता है, तब ये महान नदियाँ बनती हैं, तभी ये नदियों का रूप धारण करती है और समुद्र की ओर बहने लगती हैं। तो ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद है जो कि समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, जो समुद्र की ओर बह रही है।
फिर लेखक कहते हैं कि ये समुद्र कितना सौभाग्यशाली है, कितना भाग्यवान है ये समुद्र। वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अर्थात जिस समुद्र को सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों के साथ मिलन करने का मौका मिला, मिलन करने का सौभाग्य मिला, वह समुद्र कितना भाग्यशाली है। अब अगला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेल करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो लेखक कहते हैं कि जिन लोगों ने नदियों को सिर्फ मैदानी इलाकों में देखा है, सिर्फ मैदानों में ही उनके शांत गंभीर स्वरूप को देखा है, तो उनके दिमाग में शायद यह बात ना आए कि बूढ़े हिमालय रूपी पिता की गोद में ये नदियाँ अपने बाल्यकाल में कैसे खेला करती थी। जिस तरह जब बच्चे छोटे होते हैं, चाहे नंग धड़ंग को कैसे भी खेलते रहें, माँ बाप को अपने हर रूप में अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। तो लेखक इसी बात को कहता है कि जो लोग पहाड़ में रहते हैं, उनको उनका यह रूप, उन नदियों का यह रूप, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नदियों का पहाड़ी रूप भले ही आकर्षित ना लगे, भले ही उनको आकर्षण उसमें ना दिखे, परंतु लेखक को नदियों का यह रूप बहुत ही आकर्षित लगता है और वह हिमालय को ससुर की संज्ञा दे देता है और समुद्र को हिमालय के दामाद की संज्ञा दे देता है। वह हिमालय पर्वत को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में जरा भी उसको हिचकिचाहट नहीं होती। किसको नहीं होती? लेखक को। अब अगला पैराग्राफ। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती यानी कि वेत्वा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वे प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगन के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे में पहुंचेगा। यहाँ पर फिर लेखक कहता है कि कालिदास ने अपने मेघदूत में क्या कहा था। लेखक यहाँ पर कालिदास द्वारा लिखे गए महान महाकाव्य मेघदूत का उदाहरण देते हुए कहता है कि कालिदास ने अपने महाकाव्य में मेघों यानी बादलों को अपने दूत के रूप में दर्शाया था, जो कि उनका संदेशा लेकर उसकी प्रियतमा यक्ष का संदेशा लेकर अपनी प्रियतमा यक्षिणी के पास गया और मेघ रूपी दूत जब यक्ष का संदेशा लेकर यक्षिणी के पास जा रहे थे, तब उन्होंने भी नदी उसको मेघ को यह कहा था कि तुम नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, कि रास्ते में नदी पड़ेगी तब तुम उसको भी अपनी प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात नदी पर भी बरस कर जाना, वहाँ भी अपनी शीतल जो है वर्षा करके जाना, पानी की बूंदों को बरसा के जाना, जिससे तुम्हारी वह प्रिय नदी भी खुश हो जाएगी। अब यहाँ बादल को प्रिय और नदी को प्रेयसी कहा है लेखक ने कि तुम्हारी प्रियतमा नदी भी खुश हो जाएगी। लेखक को यह बात इन नदियों का यह चंचल रूप देखकर अचानक याद आ गई कि पुराने समय में भी जो महाकवि थे, कालिदास जैसे महान कवि थे, उन्हें भी
नदियों का यह जीवंत रूप ही पसंद था। उन्हें भी नदियों का यह सचेतन रूप, मानव रूप ही पसंद था। जो भी व्यक्ति पहाड़ी घाटियाँ, समतल आंगनों में इनको देखेगा, वह इनके सजीव रूप की कल्पना करेगा, अर्थात उनको भी उनका यह सजीव रूप पसंद आएगा और लेखक इसी नतीजे पर पहुंचा। चलो बच्चों, अब हम कहानी के आखिरी पैराग्राफ पर पहुंच चुके हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हमने इन बेटियों के रूप में हम इन्हें देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और धागा भी है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नदियों को लोकमाता कहा गया है। लोकमाता अर्थात पूरे संसार की माता। परंतु अगर इन्हें हमें अपनी बेटियों के रूप में देखें तब भी कोई किसी को हर्ज नहीं होगा, किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और यदि हम इन्हें प्रेयसी के रूप में देखें तब कैसा रहेगा, यदि यहाँ पर लेखक प्रश्न कर रहा है। यदि हम इन्हें अपनी बेटियों के रूप में देखें तब क्या हर्ज है, यदि हम इन्हें प्रेयसी की भावना से देखें तब भी कैसा रहेगा। तो ममता का एक और धागा भी यहाँ पर बताया है, वह है बहन का रूप। तो नदियों को हम बहन के रूप में भी देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत सी कथाओं में नदियों को बहन के रूप में दर्शाया गया है। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे पर जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो लेखक जो है एक दिन की अपनी यहाँ बात बताता है कि वह तिब्बत में था। उसका मन बहुत उचाट हो गया था, मन बहुत ख़राब था, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी। तो सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दिन का समय था। उसने अपने पाँव जो है नदी में डाल दिए। थोड़ी ही देर में उसका जो तन और मन दोनों ही उस पानी की ठंडक से तरोताज़ा हो गए और वह गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी की, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जो लीला है, तुम्हारे जो वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, मेरा जो मन है तुम्हारे पानी में पाँव डालकर प्रसन्न हो गया है और मेरी सारी खुमारी दूर हो गई है, मेरी सारी थकान दूर हो गई है, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, अब मैं अपना प्यार तुम पर लौटाता हूँ, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो और हिमालय पर्वत तुम्हारे पिता हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, वो हिमालय पर्वत जो तुम्हारी चिंता में हमेशा चिंतित रहते हैं और हमेशा चुपचाप रहते हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, ये शांत हिमालय प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र के रूप में, मनोहारी चित्र के रूप में, अद्भुत चित्र के रूप में चित्रित है। वहाँ पर हिमालय की छाप है। प्रकृति रूपी नटी यानी कि प्रकृति कलाकार हैं, उन्होंने हिमालय की छाप को, उस अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाली हिमालय की छाप को वहाँ पर चित्रित किया है, उसका सुंदर चित्र बनाया है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें किन रूपों में देखा है। इस प्रश्न का उत्तर है, नदियों को माँ स्वरूप तो माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियाँ, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न संख्या 2 है,
सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इस प्रश्न का उत्तर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच अन्य छोटी बड़ी नदियां भी बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। प्रश्न 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणकारी एवं माता के समान है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी का कार्य शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में अपनी विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका ने उन्हें लोक माता कहा है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? इस प्रश्न का उत्तर है हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पहाड़ों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और महासागरों की प्रशंसा की है। धन्यवाद। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और खुद भी इसका लाभ उठाएं।